नमस्कार। हाल फिलहाल में भारत से कई बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब अलग-अलग घटनाएं न होकर एक बड़े, सोचे समझे राष्ट्रीय सिस्टम अपग्रेड का हिस्सा हों। आज हम इन्हीं बिंदुओं को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कैसे खुद को जड़ से बदल रहा है, बिल्कुल एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। तो आज की चर्चा में हम 3 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देश के आर्थिक इंजन में क्या सुधार हो रहे हैं, फिर सामाजिक सुरक्षा में कैसे एक नया कदम उठाया जा रहा है, और तीसरा कैसे टेक्नोलॉजी और परंपरा एक साथ मिलकर भविष्य बना रहे हैं। और हाँ, आखिर में हम इन सभी धाड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए, अगर कोई देश एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हो और वो अपना पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड करने का फैसला कर ले, तो असल में जमीन पर ये दिखेगा कैसा? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारा पहला उदाहरण है देश का आर्थिक ढांचा, जहां टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा, मतलब एक बुनियादी बदलाव किया जा रहा है। अच्छा, इस अपग्रेड की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब इस नंबर में छिपा है। 4 लाख से ज्यादा इतने जीएसटी से जुड़े केस अदालतों में अटके हुए थे। ये एक तरह से इकोनॉमी के पहियों पर ब्रेक लगाने जैसा था, जो पूरे सिस्टम को धीमा कर रहा था। तो इस जाम को हटाने का हल क्या निकाला गया? सरकार एक खास टूल लेकर आई है, जिसका नाम है जीएसटी अपीलीय अधिकरण। आप इसे एक स्पेशल कोर्ट समझ सकते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जीएसटी से जुड़े विवादों को तेजी से और असरदार तरीके से सुलझाना। और देखिए, इसका ढांचा ही इसकी असली ताकत है। एक मेन ब्रांच दिल्ली में और साथ ही देश के अलग अलग कोनों में 31 और बेंच। मतलब इसे हर किसी के लिए आसान और सुलभ बनाया गया है। दिसंबर 2025 से जब ये काम करना शुरू करेगा, तो उम्मीद यही है कि सिस्टम पर जो ये भारी बोझ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये सुधार सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है, ये सिस्टम की जड़ों तक जा रहा है। पहले जो 4 अलग-अलग टैक्स स्लैब थे, जिनसे काफी कंफ्यूजन होता था, अब उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है, 5% और 18%। इसका मतलब सीधा है, बिजनेस करने वालों के लिए कम सिरदर्दी और सबके लिए एक आसान टैक्स सिस्टम। चलिए, अब आर्थिक क्षेत्र से आगे बढ़कर सामाजिक क्षेत्र की तरफ चलते हैं। यहाँ भारत अपने सोशल सेफ्टी नेट को आज की दुनिया की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड कर रहा है। देखिए, आज की तारीख में लाखों भारतीय दुनिया भर में काम करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब वे घर से दूर होते हैं तो हमारी पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अक्सर उन तक नहीं पहुंच पाती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर केरल जैसे राज्यों के लिए, जहां का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में काम करता है। और इसी चुनौती का एक बहुत ही शानदार जवाब है नॉर्का केयर। ये केरल सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रवासी कामगारों के लिए भारत की पहली डेडिकेटेड बीमा योजना है। ये सोशल सिक्योरिटी की दिशा में वाकई एक मील का पत्थर है। और इसके फायदे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। इसमें हेल्थ और एक्सीडेंट दोनों का बीमा कवर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कवरेज पूरे भारत के हजारों अस्पतालों में मिलता है। मतलब ये पक्का करता है कि जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं, उनके पास एक मजबूत सुरक्षा कवच हो, जो उन्हें और उनके परिवार को एक तरह की मानसिक शांति दे। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे अनोखे उदाहरण पर। ये दिखाता है कि भारत का आधुनिकीकरण सिर्फ नई चीजें बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पुराने और नए को एक बहुत ही दमदार तरीके से मिलाने के बारे में भी है। एक तरफ है द्रव्य पोर्टल। जरा सोचिए, आयुर्वेद का जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, उसे अब एक बहुत बड़े ऑनलाइन डेटाबेस में डिजिटल किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इस प्राचीन ज्ञान को दुनिया भर के मॉडर्न रिसर्चर्स के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। और फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भविष्य की कहानी लगता है। बेतला नेशनल पार्क में भारत का पहला एआई नेचर एक्सपीरियंस सेंटर। ये एआई और होलोग्राम जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल रहा है। तो ये टेबल इन दोनों पहलुओं के कमाल के संगम को दिखाती है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अतीत को बचाने के लिए हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए। यही तो है भारत के इस अनोखे अपग्रेड की कहानी।
तो अब तक हमने अर्थव्यवस्था, समाज कल्याण और तकनीक के अलग अलग उदाहरण देखे। अब वक्त है इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने का और बड़ी तस्वीर को देखने का। तो इस पूरे अपग्रेड की चेकलिस्ट क्या है? नंबर 1, अर्थव्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करना, एक तेज और आसान टैक्स सिस्टम के साथ। नंबर 2, सामाजिक देखभाल में नयापन लाना, एक मॉडर्न वर्कफोर्स के लिए सेफ्टी नेट तैयार करना। और नंबर 3, ज्ञान और तकनीक को मिलाना, मतलब भविष्य बनाने के लिए अतीत के ज्ञान और भविष्य की टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करना। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये सिर्फ अलग-थलग पड़ी हुई खबरें नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े और सोचे समझे राष्ट्रीय आधुनिकीकरण के अलग अलग हिस्से हैं। ये भारत की तरफ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की एक सचेत कोशिश है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सिस्टम को एक साथ एक ही समय पर बदल रहा हो, तो इसका आखिर मतलब क्या है? इसके बाद क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के लिए ढेरों संभावनाएं और चुनौतियां दोनों पेश करता है। एक बहुत ही दमदार विचार जिस पर सोचा जाना चाहिए।